अरे वाह, कुलदीप, शिव, मंगल, मनीष, सब लोग आ चुके हैं। खुश हैं, प्रसन्न हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको सरकम सेंटर पढ़ाया था, परिकेंद्र है भाई। सरकम सेंटर की पोजीशन के बारे में बताया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के सरकम सेंटर उसके अंदर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस परित्रिज्या होती है वो उसके हाइपोटेनस कर्ण का हाफ आधा होती है। ठीक है। और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है। ठीक, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी और इन पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी लिए थे। सरकम सेंटर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। निधि कह रहे हैं सर एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, कब 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, कब 2 थीटा होगा। निधि में कंफ्यूजन मैंने थ्योरी में बता रखा है। इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। सरकम सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल 2 थीटा होगा। ठीक है ना। आप थ्योरी को ढंग से रिवीजन करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ए स्क्वायर इज मेड इन सच ए मैनर दैट टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर सिचुएटेड ऑन रेडियस is equidistant from center of the circle and rest two vertices are situated on circumference. If side of a square is root 5 by 2 centimeter, then radius of circle is। देखिए, सवाल बहुत आसान है, आप देखते सवाल को सॉल्व कर सकते हो। 2.5 सेंटीमीटर पेन उठाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे सर कैसे आया, बिल्कुल रोहित का तो उत्तर भी आ चुका है। पहले आप ये समझेंगे क्वाड्रेंट क्या होता है। जैसे दोस्तों सर्कल है, अगर आप इस सर्कल के दो बराबर टुकड़े कर दो तो हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल हो गया जी, आधा हिस्सा हो गया अर्धवृत्त। अगर हम इसके 4 इक्वल टुकड़े कर दें, 4 पार्ट हो गए, क्वाड्रेंट जो होता है वो एक इंग्लिश वर्ड है। क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 हिस्से, 4 बराबर हिस्से हो गए। तो दोस्तों ये जो हिस्सा होगा ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है, सर्कल का कुल सर्कल का 25% है। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और दोस्तों ये जो पॉइंट होगा ये इस सर्कल का सेंटर है। आप इसको पूरा करेंगे तो सर्कल बन जाएगा और ये सर्कल का सेंटर रहेगा। तो क्वाड्रेंट समझ में आया ना, सर्कल का 1/4 हिस्सा। तो ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का एक क्वाड्रेंट है इस तरीके से। ये क्वाड्रेंट हो गया जी। इसके अंदर एक स्क्वायर इस तरीके से बनाया गया है कि स्क्वायर के दो एडजेसेंट वर्टिसेस जो हैं वो रेडियस पे हैं और बाकी जो दो वर्टिसेस हैं वो सरकमफेरेंस पे हैं। अब देखो ये तो सर्कल का सेंटर रहा होगा। अब स्क्वायर इसके अंदर बनाया गया कि स्क्वायर के दो एडजेसेंट वर्टिसेस तो रेडियस पे हैं और बाकी जो हैं दो सरकमफेरेंस पे हैं। तो आप बताओ भैया, दो वर्टिसेस तो यहां पे हो जाएंगे रेडियस पे इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे और दो रहेंगे आपकी सरकमफेरेंस पे। तो क्या स्क्वायर इस तरीके से नहीं बनेगा दोस्तों? क्या इसके अंदर स्क्वायर इस तरीके से नहीं बनेगा? फिर बोलिए, ये बनाना है स्क्वायर ABCD। आप मेरी बात को समझे भाई, जैसे सवाल बोलेगा वैसे ही ना डायग्राम बनाओगे। इसके अंदर एक स्क्वायर बनाना है इस तरीके से कि इसके दो शीर्ष तो रेडियस पे, भाई ये रेडियस है, ये रेडियस है और केंद्र से बराबर दूरी पर है। मतलब जैसे सेंटर है तो जो लंबाई OA की है वही लंबाई OB की है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है। यदि और बाकी दो वर्टेक्स जो है वो क्या है, वो सरकमफेरेंस पे हो गए। अगर स्क्वायर की साइड रूट 5/2 है तो आपसे पूछे सर्कल की रेडियस बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे? अब सभी लोग जवाब दीजिए मेरे भाई, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कुछ भी पल्ले पड़ता है तुम्हारे? देखिए, मैंने आपको एक चीज बता रखी कि जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाली जाए, जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाली जाए, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम लगता है अगर लेंथ की बात चल रही हो। एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाल दी है और लेंथ की बात चल रही है तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। आपको यह बात समझनी होगी कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। स्क्वायर के डायगोनल की जो लंबाई होती है, स्क्वायर के डायगोनल विकर्ण की लंबाई क्या होती है? A√2 होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे दोस्त, मैंने मान लिया कि स्क्वायर की जो साइड है दोस्तों A है, स्क्वायर की जो साइड है वो A है, A मान ली मैंने A। ठीक है। अब आप यहां पे देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल कहां बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल कहां बन रहा है। आप बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री का है दोस्तों? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो आप बताओ ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हो जाएंगे। ये OAB आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। भाई ये A है, भाई ये 90 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 45 डिग्री के। अगर 90 के सामने A है तो 45 डिग्री के सामने ये जो लेंथ है कितनी आ जाएगी? A/√2 आ जाएगी। A/√2। देखो समझ में तो तुम्हारे कुछ आता नहीं है।
आप जानते हैं कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाया है, 45 45 90 डिग्री पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? 45 डिग्री के सामने 1, 45 डिग्री के सामने 1, 90 डिग्री के सामने होता है √2 यूनिट। क्या होता है? 1:1:√2 का रेशियो होता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यहां पे ये वैल्यू आपको ए दे रखी है, √2 की वैल्यू ए दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? a/√2 है भाई। आप बताओ, ये सेंटर है दोस्तों, सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? इस सर्कल, इस क्वाड्रेंट की रेडियस है ना, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी रेडियस होती है। क्लियर? कोई परेशानी? आप बताओ, ये स्क्वायर का डायगोनल है, विकर्ण है, स्क्वायर का जो डायगोनल है बाइसेक्ट करता है भी 45 डिग्री पे, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो 45 + 45 से कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का हो गया। ये कंप्लीट एंगल 45 + 45 90 डिग्री का हो गया। अगर स्क्वायर की साइड ए है, ये ए, ये ए, ये ए, तो ये तो डायगोनल है, विकर्ण, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा? a/√2। स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा जी? a/√2, a/√2 आएगा है भाई। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल सॉल्व हो गया। आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये साइड कितनी है? a/√2, ये कितना? a√2, और 90 के सामने क्या है? क्वाड्रेंट की रेडियस r। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो a/√2 का स्क्वायर कितना हो गया? अभी a²/2 प्लस √2a का स्क्वायर क्या होगा? 2a² बराबर किसके आ गया जी? r² के। तो 2 दूनी 4 और 1 5, a²/2 बराबर r²। तो आप बोलोगे यस सर। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5/2a। r बराबर √5/2a, ये आ गया। ये एक थ्योरम भी बन गई, एक रिलेशन भी बन गया। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। सवाल में लेकिन क्या पूछा? सवाल में बोला कि अगर स्क्वायर की साइड √5/2 सेंटीमीटर है तो सर्कल की रेडियस बताइए। स्क्वायर की साइड की वैल्यू दे रखी है √5/2, रेडियस पूछिए तो क्या आ जाएगी रेडियस? √5/2, √5/2 गुणा √5/2 बराबर आ जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब कितना? 2.5 सेंटीमीटर होता है, और यही सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। बहुत सिंपल, आसान, मजेदार क्वेश्चन था ये। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल में कोई समस्या आई हो किसी प्रकार की तो पूछ सकते हैं। साहिल, स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल जो होता है a/√2 होता है। ठीक है? चलिए, इसी के साथ आपका सरकम सेंटर समाप्त होता है, और मुझे भरपूर खुशी है कि मैं आपको सरकम सेंटर अच्छी तरीके से समझा पाया हूं। आगे चलें। सर समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक सवाल पे मैं 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, मेरी मजबूरियां हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, वो सवाल 2017 प्री का पूछा हुआ है। ठीक है, इस सवाल की इतनी ही वैल्यू है, इतना ही समझाया जाएगा। आगे बढ़िए। ऑर्थो सेंटर, दिमाग तेज करो भाई अपना, ऐसे स्लो दिमाग से आप कहां तक, ज्यादा लंबी रेस तक नहीं जा पाओगे। ठीक है, और भी तो बालक पढ़ रहे हैं भाई, जो एक बार में समझते। आपके अंदर कौन सी कमी है, कौन सी बीमारी है? आप भी वही गेहूं की रोटी खा रहे हो, वो भी वही गेहूं की रोटी खा रहे हैं। क्यों नहीं समझ आता? आप पढ़ते क्यों नहीं हो? कोई ऐसी चीज जो हमने तुम्हें ना बता रखी हो। पाइथागोरस थ्योरम बता रखा है, 45 45 90 डिग्री बता रखा है, स्क्वायर का डायगोनल बता रखा है, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी बता रखी है। कोई भी चीज ऐसी तो लगी नहीं जो बिना बताए ना हुई हो। 45 45 90 लगा हिमांशु में। प्रैक्टिस आप करते नहीं हो, फिर रोते हो। ठीक है, चलिए तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? इन सेंटर और सरकम सेंटर, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। इन सेंटर क्या होता है? जहां ट्राइंगल के तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, वो इन सेंटर होता है। सरकम सेंटर क्या होता है? जहां ट्राइंगल की तीनों साइड्स के, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलती है, एक दूसरे को मिलते, वो सरकम सेंटर होता है। इन सेंटर होता है ट्राइंगल के इन सर्कल, अंदर वाले सर्कल का सेंटर। सरकम सेंटर होता है ट्राइंगल के बाहर वाले सरकम सर्कल का सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र के बारे में समझते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके से, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं दोस्त, इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी। दोस्त, वर्टेक्स ए के सामने की साइड होती है स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, तीन ही इंटीरियर एंगल होते हैं, तीन ही एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं।
तीन ही मीडियन होती हैं, तीन ही एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तीन ही ट्रायंगल की एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई होती है, हर साइड पर एक पर्टिकुलर ऊंचाई। अगर आप इस साइड बीसी को बेस मानते हो तो सामने वाले वर्टेक्स ए से अगर आप साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालते हो तो साइड बीसी के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी भाई, और इस हाइट को हम नाम दे देते हैं h1। इस हाइट को नाम दे देते हैं हम h1। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दोस्तों क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर नथिंग बट 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 a इंटू h1। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अगर मैं ट्रायंगल की साइड एसी को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स बी से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों बीई, ये हो जाएगा बीई, और मैंने इसको नाम दे दिया दोस्तों h2। क्लियर है? तो आपने साइड बी को बेस माना है तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या आएगी? h2। तो आप बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 BH2। ये दोनों ही ट्रायंगल के एरिया दोनों से इक्वली वैल्यू आएगी, चाहे आप इसकी मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इस बेस और इस हाइट की मल्टीप्लाई करो, एरिया बराबर ही आएगा। आप ट्रायंगल की किसी भी साइड को बेस मान के और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट से मल्टीप्लाई करके आधा करके ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अगर मैं ट्रायंगल की साइड AB को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स C से इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा दोस्तों? ये परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से CF। क्लियर है? 90 डिग्री। और ये जो पॉइंट होगा दोस्तों CF, इसको मैंने एल्टीट्यूड को नाम दे दिया दोस्तों h3। तो आप बताओ इसे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा फिर? 1/2 CH3, 1/2 CH3। आप बोलोगे यस सर कोई परेशानी। तो ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड, ट्रायंगल की तीनों हाइट्स h1 h2 h3 एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वही ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र होता है। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? तो सबसे पहले आपको यही पॉइंट समझना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कि ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड्स, हाइट बोलो, एल्टीट्यूड बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, लंब बोलो, ऊंचाई बोलो, हर बात का एक ही मतलब है। त्रिभुज की तीनों एल्टीट्यूड्स यानी कि ऊंचाइयों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही, त्रिभुज की तीनों एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर होता है त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का प्रतिच्छेद बिंदु, जहां त्रिभुज की तीनों ऊंचाई एक दूसरे को आके मिलती हैं, त्रिभुज की तीनों हाइट्स का प्रतिच्छेद बिंदु ही त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? गिरिराज का सवाल है सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर में डिफरेंस क्या होगा? देखिए सरकम सेंटर से सरकम सर्कल खींचता है, ऑर्थो सेंटर से किसी प्रकार का कोई सर्कल नहीं खींचता। सरकम सेंटर होता है ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। सरकम सेंटर बनता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु से। ऑर्थो सेंटर बनता है ट्रायंगल की तीनों हाइट्स, तीनों एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट से। दोनों बातें अलग अलग हैं। सरकम सेंटर बनता है तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ऑर्थो सेंटर बनता है जहां त्रिभुज की तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को आके मिले। एल्टीट्यूड और साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है? तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जहां त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां, तीनों हाइट्स एक दूसरे को आके मिलती है, वही ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र होता है। क्लियर है? कोई तकलीफ? पॉइंट नंबर 2, ऑर्थो सेंटर से किसी प्रकार का कोई सर्कल नहीं क्रिएट होता। जैसे इन सेंटर से इन सर्कल बनता है और सरकम सेंटर से सरकम सर्कल। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। मैंने आपको यह बताया था कि इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है। इन सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल के इन सर्कल का सेंटर, वो इन सेंटर होता है। तो चाहे ट्रायंगल किसी भी साइज या शेप का हो, अंदर रहेगा। सरकम सेंटर जो है ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ऑर्थो सेंटर भी ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो ये लिख लीजिएगा, ऑर्थो सेंटर में लाई। ऑर्थो सेंटर, तुम्हें क्या लगता है चीजें पढ़ाना आसान है? बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। आपका तो बस इतनी सी जवान हिल जाती है कि सर क्या डिफरेंस है। अगर एक बार ईमानदारी से तमीज में पढ़े होते ना, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, एक बार तमीज से ईमानदारी से पढ़े होते कि सरकम सेंटर में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो थ्योरी में समझा रहा हूं, एक बार ईमानदारी से पढ़ी होती तो क्या तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत पड़ती?
थ्योरी आप पढ़ते नहीं हो, फिर क्लास के बीच में ऐसे उठ पटांग सवाल करते हो, रिदम खराब करते हो, फिर आप कहते हो हमारी नौकरी नहीं लगी। जब आप नौकरी लगने लायक मेहनत करोगी ही नहीं तो क्यों लगेगी नौकरी? आप भाई पूरा चैप्टर खत्म हो गया, 40-40 सवाल प्रैक्टिस कर ले, 2 घंटे की थ्योरी की क्लास कंप्लीट होगी, आपको यह पता नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है। क्या पढ़ाई करी है फिर आपने? ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, यह डिपेंड करेगा ट्रायंगल के साइज और शेप पे। ऑर्थो सेंटर में लाई इनसाइड कॉमा आउटसाइड और अपॉन दी ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका मैंने आपको ये समझा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब देखिए तीनों चीजें बराबर बराबर है, तो हाफ 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 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी? AH1 बराबर BH2 बराबर CH3, यही हो जाएगा। AH1 बराबर BH2 बराबर CH3, यही हो जाएगा। मतलब किसी ट्रायंगल की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है। किसी त्रिभुज की भुजा और उसके संगत ऊंचाई का जो गुणनफल है वो हमेशा बराबर आएगा, हमेशा एक फिक्स नंबर आएगा, दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट। इसका मतलब यह है अगर आप साइड, ये फिक्स रहेगा, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या अगर साइड बड़ी होगी तो एल्टीट्यूड छोटा होगा और साइड छोटी होगी तो एल्टीट्यूड बड़ा होगा। लेकिन इस तरीके से सेट किया जाएगा कि प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आए, साइड और एल्टीट्यूड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, रिवर्स हो गए। जैसे मैं ये चित्र दिखाता हूं, आप ये देख पा रहे हैं कि सर जी ये वाली साइड जो है सबसे बड़ी है इस त्रिभुज में, तो इस साइड पर एल्टीट्यूड देखो सबसे छोटी आएगी। देखो तन्नक सी आई है कि नहीं आई है, कितनी छोटी एल्टीट्यूड आई है। आप ये देखो ये वाली साइड इस ट्रायंगल में सबसे छोटी है, ये साइड सबसे छोटी है, देखो इस पर एल्टीट्यूड कितनी बड़ी आ रही है, देखो कितनी बड़ी एल्टीट्यूड आ रही है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? तो अगर साइड छोटी है तो एल्टीट्यूड की लंबाई बढ़ जाएगी, और अगर साइड बड़ी है तो एल्टीट्यूड की लंबाई छोटी रहेगी, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक फिक्स नंबर होगा, क्योंकि साइड और एल्टीट्यूड एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। क्लियर? कोई परेशानी? मतलब हाइट्स का जो रेशियो है H1 H2 H3, H1 रेशियो H2 रेशियो H3 बराबर क्या आएगा दोस्तों? 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ये मैं आपको रेशियो में बता चुका हूं, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट होगा नहीं, सभी को जानकारी है। H1 रेशियो H2 रेशियो H3 बराबर 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो आप बोलोगे यस सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट। यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों अब एंगल की बातें करते हैं कि ऑर्थो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, अगर हम आपके सामने एक ट्रायंगल बनाए इस तरीके से, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, आप बोलोगे यस सर ट्रायंगल ABC, ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए अगर इस ट्रायंगल ABC का ये ऑर्थो सेंटर है H, अगर ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर है H, लंब केंद्र है, बातों को ढंग से समझना तब जवाब देना, H ऑर्थो सेंटर है, तो ये साइड BC द्वारा ऑर्थो सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा, बताइए दोस्तों कितने डिग्री का होगा? एंगल BHC ये क्या होगा? एंगल BHC, ध्यान से सुनिएगा, साइड BC द्वारा ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू साइड BC द्वारा वर्टेक्स A पे बने एंगल का सप्लीमेंट्री होगा। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, यानी एंगल BHC की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री माइनस एंगल BAC होगी। इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा।
ऐसा क्यों, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर ये एच ऑर्थो सेंटर है, अगर एच ऑर्थो सेंटर है तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ये एल्टीट्यूड होगा जी 90 डिग्री, ये एल्टीट्यूड होगा कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। आप इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिलेगा कि ऑर्थो सेंटर का मतलब ही क्या है, जहां त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां आके मिले। बात समझ में आई? ऑर्थो सेंटर का मतलब ट्राइंगल की तीनों एल्टीट्यूड जहां पे एक दूसरे को आके मिले। आप बताओ दोस्तों, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, क्वाड्रिलेटरल ए एफ एच ई, चतुर्भुज ए एफ एच ई को देखो, चतुर्भुज ए एफ एच ई को देखो। क्वाड्रिलेटरल के किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब बताओ अगर ये 90 90 180 हो गया, अगर ये 90 90 180 डिग्री हो गया, ये ए है तो ये इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, इन दोनों एंगल का सम भी 180 होना चाहिए। मतलब अगर ये ए है तो ये एंगल कितना होगा जी, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस है, 180 डिग्री माइनस है। बोलो, अगर ये 90 90 180 हो रहा है तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल ए है तो ये कितना होगा, 180 माइनस है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये दोनों लाइन हैं, सीधी रेखा है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर 180 माइनस ए है तो ये एंगल भी कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस ए। क्या इसमें कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ? राज पागल तो नहीं हो तुम? क्लियर? कोई तकलीफ इसमें, कोई डाउट? हाँ अभिषेक, केवल ऑर्थो सेंटर के लिए बता रहे हैं। सभी को समझ में आ गया? क्या इसमें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है? आपको मेरी बातें समझ में आ गई, मैंने प्रूफ करके बता दिया ऐसा क्यों होता है। ये शीर्षाभिमुख कोण है तो दोनों बराबर होंगे, ये 180 माइनस है, 180 माइनस है। ठीक है भाई? अरे आदित्य, गर्मी बहुत पड़ रही है और एसी नहीं चल रहा है, और ऊपर से तुम्हारे ऐसे 2 रुपया के डाउट आ रहे हैं। मोहन कह रहे इंग्लिश वर्ड समझ नहीं आ रहे, तो भैया कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मोहन, गणित सीखने से भी ज्यादा जरूरी है पहले अंग्रेजी सीखना। जो लोग ये कह देते हैं ताब में अंग्रेजी की भाषा ही तो है, अंग्रेजी को इतना महत्व क्यों देते हैं, वही ससुरे जाके सबसे ज्यादा अंग्रेजी पढ़ते हैं। है भाई, अंग्रेजी जस्ट लैंग्वेज, अंग्रेजी की कोई वैल्यू नहीं है, अपनी भाषा अपनाओ। ये स्टेटमेंट वही आदमी दे सकता है जिसको खुद अंग्रेजी बोलना आता हो। जिसको अंग्रेजी की ई भी नहीं आती, क्या वो ये बोल सकता अंग्रेजी इज नॉट ए लैंग्वेज? ये वो तो दूसरा आदमी इसको गंवा समझा, क्या बेवकूफ आदमी है, समझे? अभी ऐसे ही केवल केवल अमीर आदमी ही जैसे ये बोल सकता है कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, मनी डजंट मैटर। कभी गरीब आदमी को बोलते हुए सुना है? नहीं बोल सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी या इंग्लिश में कोई बायस्ड नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है। अब साउथ इंडिया में चले जाओ, तमिल लैंग्वेज देखना, तमिल जो है दुनिया की सबसे कठिन लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे कठिन और सबसे पुरानी लैंग्वेज, क्लोज टू संस्कृत। अब तमिल सीखना आदमी के बस की ही नहीं है। अगर आप जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में इंग्लिश ही सबसे कंफर्टेबल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज है, हर चीज को जल्दी समझ में आते हैं। मशीनरी भी सबसे आसान तरीके से समझती है। अब किसी मशीनरी रोबोट को तमिल लैंग्वेज समझाओ तो उसको भैया उसकी कोडिंग इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी, वो ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आसान चीज है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं कहता हूं कि ये एच ऑर्थो सेंटर है तो ये जो एंगल होगा, एंगल बीएचसी कितना होगा, 180 माइनस है। इसी तरीके से आप बताओ ये साइड एसी द्वारा ऑर्थो सेंटर पे बना एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, एंगल एएचसी। तो आप कहोगे एंगल एएचसी इक्वल टू बराबर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर एसी द्वारा बी पे कितना बनना है भाई, ये 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। ठीक है, कोई तकलीफ? आप बताइए एंगल कितने डिग्री का होगा, साइड ए बी द्वारा जो ऑर्थो सेंटर पे बन रहा है, एंगल ए एच बी, एंगल ए एच बी बराबर 180 डिग्री माइनस ए बी द्वारा ऑर्थो सेंटर पे कितना बना है, एंगल ए सी बी। कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं कुछ इस तरीके से, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया दोस्तों इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी सर, ध्यान समझिएगा, एच इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है,
एच जो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है और ओ इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है। एच इज लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, एच ऑर्थो सेंटर है और ओ इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है। क्लियर? कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से। सरकम सेंटर कैसे बनता है? ट्रायंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे। अब आप एक बात बताओ, आप एक ही कॉमन वर्टेक्स पकड़ो, एक ही कॉमन वर्टेक्स पकड़ ले दोस्तों। मैंने ये ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है और ओ सरकम सेंटर है। आपने ए से एच को मिलाया दोस्तों, आपने ए से एच को मिलाया तो ये एक एंगल बनेगा, एंगल एच ए बी। दोस्तों अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, आप सरकम सेंटर से सेम वर्टेक्स ए को मिलाइए, ओ से ए को मिलाइए, तो दोस्तों ये एंगल जो बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ओ ए सी, ये एंगल भी दोस्तों थीटा ही होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई समस्या? सेम ही रहेगा शिवनाथ। ये एंगल थीटा है तो दोस्तों ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक? बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो आप इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो जाके 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा। फिर ऑर्थो सेंटर का क्या मतलब है? ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स को मिला दो, मतलब ये लाइन लंब है, ये लाइन एल्टीट्यूड है। ऑर्थो सेंटर का मतलब ही होता है एल्टीट्यूड। दोस्तों ये ट्रायंगल बन गया डी ए बी राइट एंगल, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना है जी? ये हो गया 90 माइनस थीटा। ये कितना है? 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे दोस्त ये सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है। सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है। अगर आप ओ से सी को मिलाओगे दोस्तों, तो जो लंबाई ओ ए की है वही लंबाई ओ सी की है भाई। सरकम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल एंगल बनता है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है दोस्तों, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, साइड एसी द्वारा 90 माइनस थीटा, तो सरकम सेंटर पे डबल एंगल बनेगा। 90 माइनस थीटा का डबल बनेगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। ये 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे यस सर। मेरे दोस्तों ये ट्राइंगल ओ ए सी त्रिभुज, ओ ए सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है तो बाकी दोनों एंगल का सम 2 थीटा होना चाहिए, क्योंकि पूरा 180 करना है और दोनों इक्वल इक्वल होंगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। बोलो आ गई ना बात? ये भी थीटा आ गई। यही समझाना था। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई। जिसको ना समझ में आए वो लेक्चर बंद कर दो और सरकम सेंटर पढ़िए दोबारा से। ठीक है, आगे चलिएगा दोस्त मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट कंसेप्ट दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, ये ट्रायंगल है दोस्तों ए बी सी। पहले थ्योरी समझ लेते हैं पूरी, फिर सवाल करेंगे। ये ट्रायंगल ए बी सी है। वर्टेक्स ए से मैंने इस पे एल्टीट्यूड डाला दोस्तों, ये हो जाएगा ए डी। वर्टेक्स बी से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ए साइड ए सी पर, ये हो गया बीई। सी से मैंने साइड ए बी पे परपेंडिकुलर डाला दोस्तों, ये हो गया सी एफ। सी एफ, और जहां पे तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को मिल रही हैं दोस्तों, वो हो गया ऑर्थो सेंटर एच। तो थ्योरी ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम उस ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड के सम से बड़ा होता है, तीनों ऊंचाइयों के सम से हमेशा ग्रेटर होता है। ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ इक्वल भी नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम हमेशा उसके तीनों एल्टीट्यूड के सम से ग्रेटर होता है, ऑलवेज। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनस सबसे लार्जेस्ट साइड होती है। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो जी, ए डी बी को, इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो ए डी बी को, आप देख रहे हो? हाँ जी सर। इसमें दोस्तों ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ए बी हाइपोटेनस है, ये एडी साइड है, तो हाइपोटेनस ए बी जो है, हाइपोटेनस ए बी की जो लंबाई है वो एडी से बड़ी होगी। आप बोलोगे यस सर, ये बात हम जानते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो बीईसी को, राइट एंगल ट्रायंगल बीईसी को देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल बीईसी को, ये एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस बीसी, तो हाइपोटेनस बीसी की लंबाई साइड बीई से बड़ी होगी। बीसी की जो लंबाई है
वो ऑलवेज बीई से ग्रेटर आएगी। बात समझ में आई? तो आप बोलोगे यस सर। इसी तरीके से अगर आप इस ट्रायंगल को देखो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल एएफसी, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो भाई, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने की साइड एसी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस एसी की जो लंबाई है वो सीएफ से ग्रेटर हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल एएफसी में हाइपोटेनस एसी की लंबाई सीएफ से ग्रेटर होगी। आप बोलोगे यस सर, यही है। तो यस, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे जी। आप इन तीनों को जोड़ दो। जैसे ही आप जोड़ोगे तो ट्रायंगल की तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा दोस्तों? ग्रेटर आ गया एडी प्लस बीई प्लस सी एफ से। और यही थ्योरी है। ठीक। परविंदर कह रहे हैं सर इसमें सर्कल क्यों नहीं बनता? परविंदर अंदर भी बना दिया सर्कल, बाहर भी बना दिया, अब कहां बनाना है बताओ? अरे डाउट का थोड़ा स्टैंडर्ड रखा करो। सभी ट्रायंगल के लिए वैलिड है विवेक ये। क्लास लेकर कितनी देर पढ़ेगा? साहिल कहना क्या चाह रहे हो भाई? आगे चलें। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए भाई सभी लोग। अगर दोस्तों मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं इस तरीके से, अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाऊं दोस्तों इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी, यह ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है। अगर मैं वर्टेक्स ए से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालूं इस तरीके से, एडी 90 डिग्री का एंगल है एडी। वर्टेक्स बी से साइड एसी पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं यहां पर लोग बी ए बीई, और वर्टेक्स सी से साइड ए बी पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस तरीके से सी एफ। तो तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट दोस्तों क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर होगा, कैपिटल एच। क्लियर है? तो आप बोलोगे जी सर। अब ध्यान से सुनेगा, अगर आप किसी भी एल्टीट्यूड को गौर से देखें, अगर आप किसी भी एल्टीट्यूड को गौर से देखें ध्यान से, तो उसके दो टुकड़े हो गए। एल्टीट्यूड एडी को देखो, ये ऑर्थो सेंटर दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, एएच और एचडी। इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होगा, एएच गुणा एचडी, एएच गुणा एचडी बराबर। अगर आप बीई को देखो, अगर आप बीई को देखो एल्टीट्यूड को, ये बी एच है ऑर्थो सेंटर, तो बीएच गुणा एचई के बराबर, बीएच गुणा एचई बराबर बीएच गुणा एचई बराबर। अगर आप एल्टीट्यूड सीएफ को देखो, एल्टीट्यूड सीएफ को देखो, तो दो पार्ट हो गए भाई, सीएच और एचएफ। तो जो प्रोडक्ट है बराबर होगा सीएच गुणा एचएफ के। क्लियर है? दिस विल ऑलवेज बी इक्वल। पेपर में इस पे सवाल आता है, आपको कोई भी तीन वैल्यू देके चौथी वैल्यू पूछ लेगा और आप यहां पे आसानी से निकाल सकते हैं। सचिन भाई वेरी गुड, यहां तो सिमिलरिटी से आएगा, वेरी गुड। ठीक है भाई, कैसे होगा ये बताओ जरा। अच्छा साहिल, क्लास करने के बाद कितनी देर पढ़े? साहिल वो स्टूडेंट से स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं तो 7-8 घंटे पढ़ें, अगर आप तेज विद्यार्थी हैं तो आधे घंटा भी काफी है, और बहुत तेज है तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ, अपना एक बेंचमार्क डिसाइड करो कि हाँ भाई मुझे इतना तैयारी की जरूरत है। देखिए कहां से आया। आप यहां पे कोई भी दो अपोजिट ट्रायंगल ले लो, वो हमेशा सिमिलर है। आप बताओ जी ये एंगल कितने डिग्री का है? आप कहोगे जी 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का है जी? 90 डिग्री का। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है भी। अगर ये दो राइट एंगल ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो ये आमने सामने के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए समझिएगा ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में 90 के सामने ए एच, आपको केवल एल्टीट्यूड्स पे काम करना है, साइड नहीं देखनी है। 90 के सामने ए एच, यहां पे 90 के सामने है बी एच, बराबर आएगा दोस्तों ध्यान से। यहां पे 90 माइनस थीटा के सामने एच ई, 90 माइनस थीटा के सामने एच ई, यहां पे 90 माइनस थीटा के सामने एच डी, 90 माइनस थीटा के सामने एच डी। तो सिमिलरिटी से करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? ए एच गुणा एच डी, ए एच गुणा एच डी बराबर बी एच गुणा एच ई, बी एच गुणा एच ई। और यही थ्योरम मैं आपको समझाना चाह रहा था, ए एच गुणा एच डी बराबर बी एच गुणा एच ई, यही आपकी थ्योरम है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? रीना कह रहे हैं 2:1 में डिवाइड होगा। रीना पगला गए हो तुम हैं?
कोई कॉमन सेंस ही की नहीं। 2:1 में क्या डिवाइड होता है? माध्यिकाएं, और सेंट्रॉइड करता है। क्या ये सेंट्रॉइड है? नहीं। अरे यार ढंग से क्यों नहीं पढ़ते हो? बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हर चीज का अलग अलग थ्योरी है। अभिनंदन कह रहे सर आप कितना पढ़ते थे? बेटा हमने कभी पढ़ाई नहीं करी। हम 9th क्लास में पढ़ते थे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं डेली 18 घंटा पढ़ाई 4 साल तक। उसके बाद कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तुम्हारा तो हाल बुरा है ही। आपके जो आने वाली संतानें या पीढ़ी होंगी 9th 10th 11th 12th की क्लास में, उनको समझा लेना कि ये 4 क्लास ढंग से पढ़ ले, उसके बाद जीवन में उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा ये जो 4 क्लास ढंग से पढ़ लेता है ना, तो जीवन भर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी भी मोटी किताब दे दो, एक दिन में खत्म। क्लियर है? सबको समझ में आया? नहीं धीरज, मेरे मैथ से ज्यादा फिजिक्स से लगाव है। ठीक है ना? तो समझ में आया कि नहीं? तो जब ये जो ऑर्थो सेंटर है एल्टीट्यूड को सेम प्रोडक्ट में डिवाइड करेगा, ए एच गुणा एच डी बराबर बी एच गुणा एच ई बराबर सी एच गुणा एच एफ। क्लियर? कोई तकलीफ? आगे बढ़ जाएं दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, सबसे आगे की तरफ मेरे प्यारे भाइयों हैं। चलिए लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिएगा, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। मेरे सुंदर दोस्त, अगर आप सबसे पहले आप समझेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल, अगर आप किसी भी साइज का एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा बताइए मेरे प्यारे भाई? जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा, इसके तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो ऑर्थो सेंटर हमेशा अंदर आएगा, क्योंकि अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो तीनों हाइट्स एक दूसरे को ट्रायंगल के अंदर ही काटेंगी, बाहर काटने का कोई स्कोप ही नहीं है। अभी आप देख पा रहे हैं कि यानी कि जो ऑर्थो सेंटर है एच, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। आप बोलोगे जी सर इसमें कोनो तकलीफ नहीं है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, इन सेंटर तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है। सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर भी ट्रायंगल के अंदर ही होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों मेरे प्यारे भाई, अगर राइट एंगल ट्रायंगल लो दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होगा? राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होगा बताइए? बोलो कहां होगा राइट एंगल ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होगा? 90 डिग्री वर्टेक्स पे दोस्तों, 90 डिग्री वर्टेक्स पे। अगर मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं दोस्तों, अगर दोस्तों मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। मेरे प्यारे भाई, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को आके मिलती हैं उसे अपन लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है दोस्तों। अगर मैं साइड बीसी को बेस मानता हूं, साइड बीसी को बेस मानता हूं, तो साइड बीसी के लिए ये वाली हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये हाइट। साइड बीसी को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स ए से ये हाइट हो जाएगी। अरे ट्रायंगल की हाइट का मतलब क्या है भैया? ट्रायंगल की हाइट का मतलब क्या? आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ, कोई भी ट्रायंगल, अगर आप इस साइड को बेस मानते हो तो इसके अपोजिट जो साइड है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ही ट्रायंगल की हाइट होती है। ट्रायंगल किन दो पैरेलल लाइन के बीच बन रहा है वही ट्रायंगल की हाइट होती है भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, इस तरीके से किन दो पैरेलल लाइन के बीच बनना भाई, इसके और इसके है, तो यही ना ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। अगर आप इसको बेस मानोगे तो साइड बीसी को बेस मानते हो तो ये हाइट हो जाएगी, और अगर आप साइड एबी को बेस मानते हो तो ये आपकी हाइट हो जाएगी। सामने वाले वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर डालोगे ये हाइट हो जाएगी। तो एबी के लिए बीसी हाइट है, बीसी के लिए एबी हाइट है, और दोनों एक दूसरे के लिए हाइट है, और दोनों हाइट एक दूसरे को कहां पे मिल रही है? पॉइंट बी पे मिल रही है, यानी कि यही राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है
एट 90 डिग्री वर्टेक्स। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स के ऊपर होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? तो यही ऑर्थो सेंटर होता है। मैंने आपको ये बता रखा, राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। और ये ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बीओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस होती है, हाइपोटेनस एसी का आधा है भाई। और ये राइट एंगल ट्राइंगल एक सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त के अंदर इंस्क्राइब करता है इस तरीके से। ठीक है, सेंट्रॉइड ये चूंकि हाइपोटेनस की माध्यिका भी हो गई तो सेंट्रॉइड जी इसी लाइन पे होगा और ये रेशियो बीजी से जीओ का 2:1 होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आप देखें ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल के केस में, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहां होता है? अधिक कोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, बताइए जल्दी से। थर्ड हाइट? अरे भैया, अरे बेवकूफो, 2 हाइट यहां से गुजर रही, तीसरी हाइट भी यहां से जाएगी ना। चलिए, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर मैं आपके सामने एक आधे कोण त्रिभुज बनाऊं इस तरीके से, ये एक आधे कोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला एंगल आधे कोण है ना, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर भी ट्राइंगल के बाहर होता है, ऑर्थो सेंटर भी ट्राइंगल के बाहर होता है। अब बताओ, इस ट्राइंगल की तीनों हाइट एक दूसरे को जहां काटेंगी वही ऑर्थो सेंटर होगा। अब बताओ, अगर मैं साइड बीसी को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर क्या होगा? भाई साइड बीसी को आगे बढ़ाओ, साइड बीसी को आगे बढ़ाओ, सामने वाले वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डालो इस तरीके से, तो ये इस ट्राइंगल की हाइट होगी ना, ये इस ट्राइंगल की हाइट होगी ना एडी। तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये हाइट होगी। भाई दोस्तों, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालेंगे? किन 2 पैरेलल लाइन के बीच बन रहा है? ये और ये, इन 2 पैरेलल लाइन के बीच बन रहा है भी। तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ही इस ट्राइंगल की हाइट है ना। बोलो। लेकिन मेरे भाई, आप मेरी बातों को ढंग से समझिएगा। अगर मैं ए बी को बेस मानता हूं, साइड ए बी को बेस मानता हूं, ए बी को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर कैसे डलेगा? आपको इसको आगे बढ़ाना होगा, आपको इसको आगे बढ़ाना होगा, और सामने वाले वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर कैसे डलेगा? कुछ इस तरीके से। बोले ये आया? तो आप बोलोगे सर ये दोनों एल्टीट्यूड तो काटी नहीं। भाई ये साइड बीसी की एल्टीट्यूड है, साइड एबी की एल्टीट्यूड है, काटी तो नहीं काटेंगी। ये एल्टीट्यूड यहां नहीं काटी, जब आप इनको आगे बढ़ाओगे तो आगे बढ़ाने पर ये दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को जरूर काटेगी यहां आगे बढ़ाने पर। और जहां ये दोनों एल्टीट्यूड काट रहे हैं यही इसका ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। यानी कि ऑब्टूस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर होता है। लिख लीजिए कॉपी में, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर होता है, अंदर नहीं होता हो सकता। आप साइड एसी पे एल्टीट्यूड डालेंगे इस तरीके से 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा। आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए तो यहां देखिए तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं? या काट रहे ट्राइंगल के बाहर। समझ में आया? अच्छा दीपक, और कैसे पढ़ाएं बताओ? बोलो। बीसी का एल्टीट्यूड ये ना बीसी का एल्टीट्यूड एडी है, साइड ए बी का एल्टीट्यूड सीई है, और दोनों कहां मिल रहे हैं? आगे बढ़ाने पे ये पॉइंट एच पे मिल रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सबको समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर होगा। राज कह रहे सर स्लो पढ़ाया करो, देखो इससे स्लो पढ़ाएंगे तो सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। आप मुझसे कह दो सर आप सवाल मत कराओ, दो सवाल करा के छोड़ दो, हम कर लेंगे, तो मैं करवा दूंगा। इससे स्लो करेंगे तो भैया सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। 2 साल में सिलेबस होगा, फिर तुम कब रिवीजन करोगे? मुझे स्लो करने के बजाय आप खुद को फास्ट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां तक समझ आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम? इससे स्लो संभव नहीं है।
ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। हाइट्स एक जगह काटती हैं, साइड और हाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ऑर्थो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? एक स्पेशल केस बताया एंगल्स को लेके। ट्रायंगल की तीनों साइड का सम एल्टीट्यूड की साइड के सम से ग्रेटर होता है। अभी एल्टीट्यूड्स का ये जो ऑर्थो सेंटर है, जो प्रोडक्ट एल्टीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट है पार्ट्स का, वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई कि ऑर्थो सेंटर की पोजीशन क्या क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा कह रहा है सर पहले आपने ज्योमेट्री 25 क्लास में फिनिश कर दी थी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बालक 25 क्लास फिनिश करवाने लायक थे, तुम नहीं हो। ठीक है, तो ज्यादा उड़ो मत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। जो मेरा पहला बैच था उसमें 25 क्लास में खत्म हो गई थी, आपकी में कोई ये 55-60 क्लास लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आज की क्लास में आपको समझाने वाला हूं। सभी लोग दिमाग खोल के रखिएगा, अगर दिमाग खुला हुआ नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, यूलर्स लाइन। यूलर्स लाइन, यूलर्स लाइन। ठीक है दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया दोस्तों इस तरीके से। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। देखिए, आप ये बात जानते हो कि किन्हीं भी दो पॉइंट हमेशा एक सीधी रेखा में होंगे। आप कोई भी दो रैंडम पॉइंट ले लो और आप उनको मिला दो तो एक सीधी रेखा ड्रॉ हो जाएगी। पर क्या तीन अलग अलग पॉइंट एक सीधी रेखा में हो, ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने अब तक आपको तीन चीजें पढ़ाई हैं। एक तो ऑर्थो सेंटर, एक मैंने आपको पढ़ा दिया सरकम सेंटर, और एक चीज मैंने आपको बताई है सेंट्रॉइड केंद्रक। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को मिलती हैं। दूसरा सरकम सेंटर, जहां ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं। और सेंट्रॉइड केंद्रक, जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को मिलती हैं। मेरे प्यारे भाई, ये ट्रायंगल एबीसी है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। एच जो है इसका ऑर्थो सेंटर जो है दोस्तों एच है, ऑर्थो सेंटर एच। सेंट्रॉइड है दोस्तों जी, सेंट्रॉइड है जी, और सरकम सेंटर है ओ, सरकम सेंटर है ओ। तो मेरे प्यारे भाई, एच क्या है? एच जो है ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है। एच है ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। जी इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड केंद्रक है, सेंट्रॉइड केंद्रक। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ओ जो है इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र है, ट्रायंगल के सरकम सर्कल का सेंटर। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए, चाहे वो किसी भी साइज या शेप का हो, उसके ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये ऑलवेज एक सीधी रेखा होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एच जी ओ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, विल बी ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर? कोई परेशानी? इन सेंटर की पोजीशन कहीं और होगी, इन सेंटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इन सेंटर कहीं और होगा। लेकिन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर तीनों एक सीधी रेखा में होंगे। और एच जी से जीओ का जो रेशियो है, एच जी से जीओ की लेंथ का जो रेशियो है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एच जी से जीओ की जो लेंथ का रेशियो है, ये रेशियो हमेशा 2:1 होगा, 2:1 होगा। इस बात को ढंग से समझिएगा। ऑर्थो सेंट्रॉइड से ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड की दूरी और सेंट्रॉइड से सरकम सेंटर की डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 2:1 होगा। किसी भी ट्रायंगल में, फॉर एनी ट्रायंगल अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर कहीं और होगा, इस लाइन पे नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है मेरे प्यारे भाई। और एच जी से जीओ की लंबाई का रेशियो 2:1 होगा। लेकिन अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये चारों ही सेंटर एक लाइन पे आ जाते हैं, चारों ही सेंटर एक सीधी लाइन पे आ जाते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं।
आइसोसेलेस ट्राइंगल में चारों ही सेंटर एक लाइन पे आ जाते हैं। अगर दोस्तों आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के ये चारों ही सेंटर एक ही पॉइंट पे सिकुड़ जाते हैं, एक ही जगह आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्केलन ट्राइंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड अलग अलग लंबाई की हो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर कोई स्केलन ट्राइंगल है तो उसके ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर चारों अलग अलग जगह होंगे। तो उसमें से ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, इन सेंटर की पोजीशन कहीं और होगी। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों, इसी को हम लोग यूलर लाइन बोल देते हैं। ये जो HGO है इसी को हम बोलते हैं यूलर लाइन। क्या बोलते हैं? यूलर लाइन। ये जो मैंने छोटी सी लाइन ड्रॉ करी है इसी को यूलर्स लाइन बोलते हैं। मैथमेटिशियन यूलर ने इसका पता लगाया था, है ना, यूलर ने इसका पता लगाया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको यूलर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी नहीं होती है, यूलर का नाम यूलर ही है, आत्माराम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? तो HGO एक सीधी रेखा होगी, इसी को हम यूलर लाइन बोलते हैं। HG से GO का जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ढंग से समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप बताइए, अगर ये H ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, A वर्टेक्स है, तो आप वर्टेक्स से आज अगर आप ऑर्थो सेंटर को मिलाएंगे, अगर आप वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर को मिलाएंगे, तो अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिलेगा। ये 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिलेगा। ये जो लाइन AD है ये एल्टीट्यूड होगी। क्यों होगी? कि ऑर्थो सेंटर बनता ही ट्रायंगल के एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से है। मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताओ, ये सर्कम सेंटर है O, सर्कम सेंटर कैसे बनता है? अगर कोई ये ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स के, त्रिभुज की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं, ये साइड है भाई, ये साइड BC है। साइड BC पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इसको बाइसेक्ट भी करे, जो इसके दो बराबर बराबर टुकड़े भी करे और परपेंडिकुलर भी हो। यहां पे इसके दो बराबर बराबर टुकड़े करे और परपेंडिकुलर भी हो, और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे इस तरीके से। ठीक है भाई? तो जहां तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं ये सर्कम सेंटर होता है। सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर आएंगी भाई, ये दूरी भी R होगी, ये दूरी भी R होगी और ये दूरी भी R होगी। बोलो। और सर्कम सेंटर बनता कैसे? जहां ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। आप बोलोगे यस सर। तो मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताओ, ये साइड BC है, मैं कहता हूं कि सपोज साइड BC का मिड पॉइंट E है, साइड BC का मिड पॉइंट E है, माना BC का मध्य बिंदु E है, माना BC का मिड पॉइंट E है, माना भुजा BC का मिड पॉइंट E है। तो आप बताओ, अगर मैं पॉइंट E से सर्कम सेंटर को मिलाऊंगा तो क्या ये वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी? ये जो OE है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होना चाहिए। ये जो OE है दिस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बुद्धि में आया कुछ? अरे बुद्धि नाम की चीज दी है भगवान ने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। दिमाग चाहिए, जिसके पास दिमाग ना हो बिल्कुल ना पढ़े इस चीज को, आसान चीज पढ़ के छोड़ दे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? O इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर बनता कैसे है? ट्रायंगल की किसी भी साइड, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे वो सर्कम सेंटर होगा। अगर ये सर्कम सेंटर है, साइड BC के मध्य बिंदु E को मिलाया है, तो ये जो लाइन है OE, ये ट्रायंगल BC, ये जो साइड है OE, ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। बोलो, अरे बोलो। E will be the midpoint of BC। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत सिंपल सी बात है, कोई परेशानी नहीं है। आप एक बात बताओ यार, ये लाइन AD, ये लाइन OE दोनों ही BC पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, समांतर। भाई ये लाइन AD, ये लाइन OE दोनों ही BC पे परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। एक लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइन चढ़ा दो, ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। आप बताओ माध्यिका क्या होता है, मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से अपोजिट साइड के वर्टेक्स को मिलाना माध्यिका होता है। और जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है वो सेंट्रॉइड होता है। अगर EBC का मिड पॉइंट है तो ये AE माध्यिका होगी। आप बताओ,
अगर ई साइड बीसी का मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन, ये ई मिड पॉइंट है, ए वर्टेक्स है, तो ए माध्यिका होगी और इसी माध्यिका पर कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड रखा होगा। सेंट्रॉइड तो होता ही माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये जो ए जी ई है ये एक सीधी रेखा होनी चाहिए। ए जी ई एक सीधी रेखा होनी चाहिए, बोलो। ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये एक सीधी रेखा होनी चाहिए, बोलो। ए वर्टेक्स है, ई साइड बीसी का मध्य बिंदु है, जी केंद्रक है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, यही माध्यिका होगी। जी सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। एजी से जीई का रेशियो 2:1 होगा। बाबा सेंट्रॉइड मरते मरते बता के गए कि सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। एजी से जीई का जो रेशियो है वो क्या होगा? ये रेशियो 2:1 होगा, 2:1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा 2:1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल ए एच जी और ट्रायंगल ओ जी ई, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए भाई, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एडी और ओई पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ए ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल, ये कोण अगर अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा। बोलो हाँ। दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल। ये अल्फा, ये अल्फा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दुश्मनों, ये आमने सामने के दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए। आमने सामने के ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए। आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए एच जी, ट्रायंगल ए एच जी और ट्रायंगल ई ओ जी, ट्रायंगल ई ओ जी, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा। अभी इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये वाला, इसका तीसरा एंगल ये वाला, ये भी इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। तो आप बताओ दोस्तों, अगर ये रेशियो 2:1 है, ये रेशियो 2:1 है, ये रेशियो 2:1 है, तो मेरे प्यारे भाई यहां अल्फा के सामने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये भी 2:1 आएगा। तो इस वजह से ये प्रूफ हो गया कि एच जी से जीओ का रेशियो 2:1 होता है। बाय द कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी एच जी से जीओ का रेशियो 2:1 होता है, 2:1 होता है। सेम इसी तरीके से यहां थीटा के सामने ए एच है या थीटा के सामने ओई है। एक बार पेपर में यह भी सवाल आया था, ए एच से ओई का रेशियो क्या होगा? ए एच से ओई का रेशियो, मतलब ये सवाल आया है एक यूपी के स्टेट एग्जाम में। ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ओई कितना होगा? भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन गए, थीटा के सामने ए एच, थीटा के सामने ओई, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:1 होगा ए एच से ओई का। दिमाग में बिठा लीजिए, ए एच से ओई का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये भी 2:1 होगा। दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल जरूरी है राहुल, वरना इस पे आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। दिलीप, बिल्कुल प्रूफ करना जरूरी है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:1 होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में दोस्तों ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर सीधी रेखा में होंगे। एचजी से जीओ का रेशियो 2:1 होगा। ठीक है भाई। इस लाइन एचजीओ को यूलर लाइन बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के चारों ही सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है, वो एक ही रेखा में आ जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही जगह आ जाते हैं। आपको देखो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया, खूब पढ़ाया मैंने तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल। खैर अब तक तो भूल भी गए होगे अभी, अब तो तुम्हारे दिमाग पे झाड़ू भी चल गई होगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया है, ए बी सी। अभी 10 सेकंड पहले पढ़ाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये ऑर्थो सेंटर होता है। पढ़ाया ये ऑर्थो सेंटर होता है, बोलो। अभी ये पढ़ाया था राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओ हाइपोटेनस का मध्य बिंदु होता है। ओ जो है सरकम सेंटर जो है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, सरकम सेंटर, बोलो। अगर आप बी से ओ को मिलाओगे तो ये हाइपोटेनस की माध्यिका होगी, हाइपोटेनस की माध्यिका ये मीडियन हो गई। अगर ये लाइन बीओ हाइपोटेनस की माध्यिका है तो सेंट्रॉइड इसी के ऊपर आएगा। आप बताओ, सेंट्रॉइड इसी के ऊपर आएगा कहीं ना कहीं। और अगर जी तो सेंट्रॉइड है तो माध्यिका को 2:1 में बांटेगा। बताओ यूलर रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तीनों पॉइंट एक लाइन में आए कि नहीं आए?
एच जी ओ तीनों पॉइंट एक लाइन में आए कि नहीं आए, ऑर्थो सेंटर, सेंटर और सर्कम सेंटर, रेशियो 2:1 हुआ कि नहीं हुआ? बोले सब समझ में आया? ऑर्थो सेंटर पढ़ के मजा आया तुम लोगों को? मुझे भी पढ़ा के मजा आया। चलिए करके बताइए सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। In any triangle, if orthocenter lies on its one side, then orthocenter lies on vertex. ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी अभी थ्योरी समझाइए, जिसको ना समझ में आया वो थोड़ा रो सकते हैं। अगर किसी ट्राइंगल में ऑर्थोसेंटर किसी साइड पे आ रहा है तो यार ऐसा तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। केवल राइट एंगल ट्राइंगल ही ऐसा होता है जिसमें ऑर्थोसेंटर साइड पे आता है, वो भी एक नहीं दो दो साइडों पे आता है। और वो ऑर्थोसेंटर क्या होता है? एक वर्टेक्स के ऊपर होता है। ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 बताइए। इन ए ट्राइंगल सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड लेस देन सम ऑफ ऑल 3 साइड। बी ऑप्शन सही है। किसी ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड का सम तीनों साइड के सम से छोटा होता है, लेस देन दी सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। अभी ये सारे सवाल थ्योरी के रूप में पेपर में पूछे हुए हैं, ठीक है ना? बताइए। In an obtuse angle triangle ABC, angle A is obtuse angle, O is orthocenter, BOC 54 डिग्री। साइड BC ऑर्थोसेंटर पे 54 डिग्री बना रही है, तो साइड BC वर्टेक्स A पे कितना एंगल बनाएगी जी? 180 माइनस 54, यानी कि कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। सब 180 डिग्री होता है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरी पता है तो टकाटक सवाल हो जाएंगे। कुछ विद्यार्थी अभी भी 116 उत्तर बता रहे, बताओ क्या करना चाहिए ऐसे विद्यार्थियों के साथ? करिए जल्दी से। 4 नंबर सवाल बताइए। ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ABC मीट द अपोजिट साइड एंड DEF रेस्पेक्टिवली। ADBECF इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। देखिए दोस्तों, ट्राइंगल ABC है, ढंग से समझिएगा दोस्तों, ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना? ABC से परपेंडिकुलर DEF में मिलते हैं। ये परपेंडिकुलर आपने खींचा है D, ये E और ये F। तो भैया जहां पे मिले होंगे वो पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा ना। ADBECF इंटरसेक्टेड पॉइंट P। ADBECF पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट P जो हो गया ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर हो गया। इफ एंगल EPD 122, एंगल EPD ये वाला एंगल 122 डिग्री का, EPD ये एंगल 122 डिग्री का बोला गया है, EPD। बाइसेक्टर ऑफ A एंड B मीट एट Q, द मेजर ऑफ एंगल AQB। AQB बताइए, AQB आप बताओ भैया। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये देखो सम, ये 90 90 180 है, तो ये भी 180 होगा। अगर ये 122 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा जी? 58 आएगा। ये एंगल 58 डिग्री का आएगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में ये बोला है अगर A और B के बाइसेक्टर क्यों पर मिलते हैं, एंगल AQB बताइए। एंगल A का बाइसेक्टर एंगल B का बाइसेक्टर क्यों पे मिल रहे हैं, तो AQB जो होगा भैया, क्यों जो होगा वो ट्राइंगल AQB का इन सेंटर हो जाएगा।
तो एंगल ए क्यू बी की वैल्यू क्या होगी, इन सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री प्लस ये कितना है 58, 58/2, 90 प्लस 29, 119 डिग्री आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। इन सेंटर पे कितना एंगल बनता है 90 प्लस 58/2, 119 डिग्री। ठीक है, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। सो जाओ, बाय।